हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए थे ना न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में। ठीक है, यूके बोर्ड वालों को मैं क्लास 12 की फिजिक्स जो है वो पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए थे फर्स्ट बुक के, इसके जो आपकी फर्स्ट बुक है ना उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए थे। तो वहाँ पे मैंने केवल न्यूमेरिकल्स बताए थे, उनके सॉल्यूशन नहीं बताए थे। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि उनके सॉल्यूशन भी आपको चाहिए, तो इसलिए मैंने इनके सॉल्यूशन भी आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो सेकंड वीडियो जो सेकंड चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे उनके सॉल्यूशन भी दे देते। अब हम फर्स्ट बुक के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो हिंदी भी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज हैं आपके पास प्लस क्यू है ना, एक प्लस क्यू है, दो प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है जिसको इनके बीच में रखना है आपको। ठीक है, और इनको बीच में इसके माइनस क्यू को इनके बीच में प्लस क्यू के बीच में इस तरीके से रखना है कि ये कैसा आ जाए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाए, यानी संतुलन की स्थिति में आ जाए। ठीक है, जब तो हमें पहले तो वो डिस्टेंस निकालनी है कि वो कितनी दूरी पे आपको रखना है, यानी प्लस क्यू से कितनी दूरी पे रखें कि वो किसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए। फिर उस क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो दो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, तो देखते हैं। तो ये जैसे इसका सॉल्यूशन है, हमने क्या करा हुआ है, एक प्लस क्यू यहाँ पे लिया। ठीक है, एक प्लस क्यू यहाँ पे लिया और सपोज हमने इस माइनस क्यू को यहाँ बीच में रख दिया है ना, एक प्लस क्यू और बीच में हमने यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया। अभी हमें ये डिस्टेंस नहीं पता कि कितनी है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले टोटल डिस्टेंस ले ली आर। कितनी ले ली, आर। इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस आर ले ली, किसके प्लस प्लस के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे जब हमने रखा तो यहाँ से यहाँ तक की हमने एक्स ले ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमने एक्स ले लिया। क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो बचा कितना, आर माइनस एक्स। कितना बचा, आर माइनस एक्स बचा आपका। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आर माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस एक्स बच गई आपकी। ठीक है, तो ये तो आपका ये डायग्राम हो गया। अब आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो हमने क्या करा, ये सब वैल्यू लिखी हुई, यहाँ से ए से ओ तक हमारा एक्स हो गया, बी ओ जो हमारा एक्स माइनस आर माइनस एक्स हो गया और ए भी हमारा एक्स हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, एक मिनट। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होना चाहिए कि प्लस क्यू है ना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज है, यानी प्लस क्यू इस क्यू पे जो फोर्स लगा रहा है और ये जो फोर्स लगा रहा है दोनों इक्वल होंगे जब। ठीक है, तभी ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो हमने क्या करा, पहले इसके कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लिया। ठीक है, फिर इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है, यानी इस बी वाले के कारण जो इस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल दिया। ठीक है, और दोनों को इक्वल रख दिया। अब आपको फॉर्मूला पता ही होगा कुलाम्स लॉ का, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक हमारा प्लस क्यू था और एक स्मॉल क्यू था, तो ये दोनों लिख लिया हमने। फिर जब ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा तो एक बार ये क्यू और एक बार ये क्यू ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे और इनके बीच की डिस्टेंस जब ये यहाँ से यहाँ निकाल रहे हैं है ना, जब इसके कारण इस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है। और जब इसके कारण इस पे फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आर माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक बार ये इस पे फोर्स लगाएगा, एक बार ये, तो दो फोर्स हमने निकाल लिए, एक ये और एक ये। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे ना तो बाकी तो ये कैलकुलेशन है, ये कट जाएगा, ये ऊपर वाला कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, r/2। ठीक, तो ये क्या आया आपका, ये आया है आपका कि जो x है ना यहाँ से यहाँ, वो इस r का कितना है, हाफ है, यानी x जो आया वो r का हाफ। यानी अगर आपने इस माइनस क्यू को प्लस क्यू से कितनी r/2 डिस्टेंस पे रखा तो ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको इस q की वैल्यू भी निकालनी है। q की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कर रखा है,
ठीक है। तो इस Q की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे तीनों चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा ना 0 होगा, तभी क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा और वहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अब हमने करा क्या है, देखो यहाँ पे कहाँ है वो डायग्राम, ठीक है ये रहा। तो हम क्या करेंगे, ये Q और इस Q पे जब फोर्स टोटल फोर्स 0 होगा, ठीक है, तभी ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा आपका। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस Q के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है और एक माइनस Q के कारण जब इसमें फोर्स लगेगा, किसी एक Q में निकालेंगे हम। ठीक है, बीच वाले को छोड़ के। तो या तो हम इस पे निकाल लें या हम इस पे निकाल लें। तो हम किस पे निकाल रहे हैं, हम इस वाले Q पे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके कारण इस पे फोर्स और इसके कारण इस पे फोर्स। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, एक प्लस Q था, एक प्लस Q था और बीच में माइनस Q था। ठीक है, तो जब इसके कारण इस पर फोर्स निकालेंगे तो क्या हो गया, K का मतलब क्या है, यहाँ पे K का मतलब होता है 1/4πε0। ठीक है, तो उसको हमने डायरेक्ट 1/4πε0 को हमने K लिख दिया यहाँ पे। तो एक प्लस का Q ये है और एक Q ये है, तो इनको हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस x थी ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, r/2 आई थी अभी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस रख दी हमने r/2 का स्क्वायर। ठीक है, एक प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो इसके कारण इसमें फोर्स निकाल लिया। अब इस प्लस क्यू के कारण इस पर भी फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों क्यू आगे, एक क्यू ये एक क्यू। ठीक है, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0। ठीक, और इन दोनों प्लस के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, हमने स्टार्टिंग में आर ले रखी थी। ठीक है, ऊपर डायग्राम में देख लेना, तो वो हमने इनके बीच की डिस्टेंस रख दी। बस यहाँ से सब कट जाएगा आपका। ठीक है, कट गया। तो यहाँ से Q की वैल्यू जो आएगी ना, Q की वैल्यू जो आएगी आपकी वो Q/4 आ रही होगी। ठीक है, और माइनस का साइन इसलिए लगाया हमने इसके आगे, क्योंकि जब ये Q माइनस का होगा ना बीच में, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो Q ये प्लस के बीच में माइनस Q ही आपको रखना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा, प्लस Q में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपका जैसे क्या है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स में आपने चार क्या लगा रखे हैं, चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, और स्क्वायर है तो सारी साइड कितनी है, सेम होगी, तो सबको मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब ए ले लिया तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, एक बार इस किसी भी एक कॉर्नर में, तो ये वाले कॉर्नर में निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस वाले कॉर्नर पर निकाल रहा हूँ, तो एक बार इसके कारण यहाँ पे फोर्स निकालूंगा, है ना, एक बार इस वाले Q के कारण इस पर फोर्स निकालूंगा और एक बार इस Q के कारण इस पर फोर्स निकालूंगा। ठीक है, तीन फोर्स हमें यहाँ पे निकालना है और इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट हमें निकालना है किस पे, एक मिनट, है ना, इन तीनों फोर्स का ही रिजल्टेंट हमें निकालना है इस चौथे Q पे, है ना, ये Q ये Q ये Q, इन तीनों Q के कारण ये चौथा जो Q है हमारे पास, उस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ये डायग्राम है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक Q हमने यहाँ पे ले रखा है, एक Q ये ले रखा है, एक Q ये ले रखा है, एक Q ले रखा है। ठीक है, इनको नाम भी दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया। ठीक, अब हम फोर्थ वाले पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने, फोर्थ वाले पे। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर है तो ये भी ए ले रखा है, ये भी ए ले रखा है, ये भी ए, ये भी ए, सारी साइड ए ले रखी। अब जब हम इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको ले लिया हमने E1। ठीक है, जब इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको ले लेंगे हम E3, और जब इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको ले लेंगे E2। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस तो पता है ए, है ना, जब हम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के लिए आपको क्या हो, डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए बीच की। तो इसके कारण इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ए, यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता है, मगर ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता थी, तो ये हमने निकाल ली, है ना। तो ये कैसे निकलेगी, ए, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, इसको मैंने x ले लिया। ठीक है, तो a का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर लिख दे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √2a आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे √2a लिया हमने। ठीक है, पहले से नहीं था ये,
पहले तो हमारा केवल स्क्वायर था ना ऐसे, तो ये जो डायगोनल निकाला हमने कैसे निकाला, इन दोनों का स्क्वायर करके, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसको हमने एक्स ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो E1 E2 E3 ये तीनों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, है ना, उनकी बीच की डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगी, R लेते तो R का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको तो मैंने K लिख दिया, है ना, K डायरेक्ट K लिख सकते हैं हम इसको। एक Q ये हो गया, और उनके बीच की डिस्टेंस जो भी होगी वो ले लेंगे। ठीक है, R की जगह जो भी डिस्टेंस होगी। तो जैसे हमने पहले E1 निकाला, तो E1 का है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे Q आ गया आपका, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, तो A का स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया हमने, K लिख लिया। ठीक है, ऐसी ये वाला निकाल लेंगे E3 वाला, तो E3 वाला भी सेम आएगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस भी A है, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ये भी Q है तो Q आ जाएगा, और वही आ जाएगा आपका। ठीक है, E3 में थोड़ा चेंज, ये वाला चेंज आएगा आपका 2 वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच की डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे नीचे √2a आएगा, बाकी ऊपर तो Q ही आएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा, Q ही आएगा, और साथ में K आ जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और A का स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर। तो तीसरा जो E2 है हमारा वो बन गया KQ/2A स्क्वायर, जबकि ये दोनों क्या है हमारे, E1 और E3 सेम है। ठीक है, अब हमें देखो अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब इन तीनों को जोड़े कैसे हम, ये अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनको जोड़े कैसे, तो सबसे पहले हम E1 और E3 को जोड़ देते हैं। आपको पता है वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका एक वेक्टर E1 ऐसा है और एक वेक्टर मान लो ये E3 है, तो इनका रिजल्टेंट भी कहीं बीच में ही तो बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूला होता है आपका, है ना, पहले E1 E3 को जोड़ देंगे, तब उसके साथ जो हमारा E2 है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना वो E3 वाले के साथ ही तो आएगा। ठीक है, अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहाँ आएगा, बीच में, और वहीं हमारा E2 भी है, तो तब दोनों साथ में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम E1 E3 को जोड़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रूट में निकालते हैं हम, है ना। मान लो ये E1 है तो E1 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2E1 E3 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, देखा होगा आपने ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले हमने 1 और 3 का जो हम ऐड करके निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ये E1 है ये E3 है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, तो cos 90 ले लिया हमने यहाँ पे, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है देखो E1 की वैल्यू और E3 की वैल्यू सेम ही तो है ना, ये भी KQA स्क्वायर है, ये भी KQA स्क्वायर है, तो जब ये सेम है तो इन दोनों को मैं EE लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब हमने इनको EE लिख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2E स्क्वायर, और यहाँ से E जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा √2, तो ये E13, यानी इसको जो इन दोनों को जोड़ के क्या बना हमारा E√2। ठीक, और E2 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है, तो उसको इसको और इसको जोड़ देते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे E√2 और E2 की वैल्यू क्या है हमारी, ये इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या करा हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हमने क्या कॉमन आ रहा हमारा, एक K कॉमन आ रहा है, एक Q कॉमन आ रहा है, एक A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा हमारा, एक √2 बचा, और एक यहाँ पे बचा 1/2, तो ये 1/2 बचा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये 2√2 + 1, है ना, और नीचे का 2 जो है यहाँ चल जाएगा, और यहाँ पे K की वैल्यू भी रख देंगे। K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रख दिया हमने, तो 4 2 जा 8, तो 8 बन गए, बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम हो गया आपका। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेम टू सेम यही नहीं बनता, सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर बोला जाए तो यही होगा इसका, बाकी इसके थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इसकी सेम टू सेम ऐसी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अभी ना इसके बीच में एयर भरी है,
ठीक है। तो एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, ठीक है। और उस समय इसका जो कैपेसिटेंस है C1 ले लेते हैं उसको, उस समय 10 पिको फैराड है इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या है, 10 पिको फैराड, ठीक। अब हमने क्या करा, इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी डिस्टेंस को कर दिया हाफ, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस को कर दिया हाफ, दोनों प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट, इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया। और जैसे ही डिस्टेंस को हाफ किया तो इसके अंदर जो एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका के की वैल्यू कितनी है 6। डाइलेक्ट्रिक मतलब एक प्रावैद्युत भर दिया जिसकी के की वैल्यू 6 है कि। अब इसका आपको धारिता यानी कैपेसिटेंस निकालना है C2। अब कितना होगा, पहले तो 10 था, अब कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये इसका हिंदी में क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है K∈A/D, ठीक है। अब जब हम C1 निकालेंगे तो C1 के लिए K की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ये बचेगा ε0A/D, और C1 की वैल्यू कितनी देर की है उन्होंने, 10। तो इस तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, है ना। यहाँ पे C1 की वैल्यू 10 रख दी और इसे इक्वेशन 1 बना दिया। अब उन्होंने बोला उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दो, तो ये जो D होता है फॉर्मूले में उसको कर दिया हमने हाफ, ठीक है। और हाफ किया तो K की वैल्यू कितनी रखनी है उस समय, 6। तो K की वैल्यू रख दी हमने 6, ठीक है। तो उस समय C2 की वैल्यू कितनी होगी, अब C2 की वैल्यू निकालेंगे तो C2 का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, है ना, K∈A/D। तो D को कर देंगे हाफ, D को हाफ कर दिया, K की वैल्यू रख दी 6, ठीक। तो 6 रखा, अब ये जो हाफ 2 था वो ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर आ गया, ठीक है। और ये ε0A/D बच जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ से हमने देखी फर्स्ट इक्वेशन से कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 रख दिया। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120 पिको फैराड होगा। कितना होगा, पिको फैराड, क्योंकि ये 10 पिको फैराड दे रखा है ना आपको, है ना। C1 की वैल्यू जो है वो 10 पिको फैराड थी, तो ये भी 120 पिको फैराड में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरह के क्वेश्चन आप और कर सकते हो अगर आपको टाइम मिले या अगर आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है आपके, कि क्या है, एक बैटरी है जिस कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है ना, जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। उसको एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर रखा है जिसमें 0.5 करंट की एम्पियर धारा बह रही है ना, करंट चल रही है। अब आपको उस रजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, ठीक है, और रजिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये सर्किट डायग्राम है इसका, ठीक है। एक रजिस्टेंस लिया हमने, एक इंटरनल रजिस्टेंस लिया, एक बैटरी ली 15 वोल्ट की, ठीक है, और उसमें 0.5 करंट आपने फ्लो कराया। यही क्वेश्चन था आपका। अब आपको निकालना है क्या, यहाँ पे एक तो इस R की वैल्यू निकालनी है और एक टर्मिनल वोल्टेज V आपको निकालना है, ठीक है। तो वो आपको करंट का फॉर्मूला पता ही होगा, I=V/R होता है, ठीक है। तो I की वैल्यू 0.5 है, V की वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट है। अब यहाँ पे जो R है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस है, इसको R' लिख लेना, ठीक है। तो R' किससे बना हुआ है, एक ये R है और एक ये R है, तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे, है ना। तो R'=R+R, तो ये वैल्यू रख दी हमने, ठीक। अब स्मॉल r की वैल्यू तो आपको पता है 5, तो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू रख दे रहा है 5। तो जब आप 5 रख दोगे उसके बाद तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आपको पूरा, है ना। और यहाँ से आप कैपिटल R की वैल्यू निकाल लेना। कैपिटल R की वैल्यू आई है 25, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V=E-IR। तो E की वैल्यू आपको पता है 15, I की वैल्यू आपको पता है 0.5, स्मॉल r की वैल्यू पता है आपको कितनी 5। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ईजिली हो जाएगा। अब आते हैं 5th क्वेश्चन में, ठीक है। 5th क्वेश्चन की डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, जो मूव कर रहा है एट राइट एंगल, यानी किस पे, समकोण पर, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा यानी वृत्ताकार पथ में घूमेगा। तो वो एक चक्कर यहाँ पे 10⁻⁻6 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, 9 × 10⁻31 kg।
तो आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ये फॉर्मूला होता है आपका बी का, है ना, 2πm/q/t। तो यहाँ पे टी की वैल्यू आपको दे रही थी 10⁻⁻⁶, बाकी 2 पाई की वैल्यू आपको पता होती है, एम की वैल्यू भी दे रखी है 9 × 10⁻⁻31, और क्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखो, सॉल्व करो, आराम से निकालो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन आपका फैराडे का जो फैराडे लॉ है ना, वहाँ से आया है। एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपको दे रखी है ना, बी की वैल्यू दे रखी है 10 टेस्ला, और एक कॉइल है जिसमें कितने 50 टन है, यानी एन की वैल्यू दे रखी है 50, है ना, यानी उसमें 50 फेरे कर रखे, तारों को ना फेरे जो है वो 50 टन कर रखे हैं। एरिया कितना दे रखा है, यानी क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। जैसे मान लो कोई कॉइल है, ठीक है, उसको इस 50 टन कर रखे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा आपका, वो एरिया होगा कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें आपको इंड्यूस ईएमएफ यानी ई की वैल्यू निकालनी है ना, इंड्यूस यानी प्रेरित ईएमएफ निकालना है आपको, विद्युत वाहक बल निकालना है, हिंदी में विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जब हम कॉइल को वहाँ से हटाते हैं कितने 0.1 सेकेंड में, ठीक है, जब हम किसी कॉइल को हटाते हैं तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपको पता है कि जब हम मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे आपका, है ना, तो अगर हम यहाँ पे कॉइल को यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, है ना, कभी आगे कभी पीछे, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वही है कि जब हम इसको 0.1 सेकेंड में हटाते हैं तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक, वो हमें निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 10 टेस्ला, क्षेत्रफल यानी एरिया भी दे रखा है, एन की वैल्यू भी दे रखी थी, ठीक है, टाइम भी आपको दे रखा था 0.1 सेकेंड। अब आपको ई निकालना है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, अगर हम चेक करें, मान लो किसी कॉइल पे, है ना, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इस तरीके से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो इस कॉइल से जितना ज़्यादा टच होगा उतना ज़्यादा इस कॉइल में क्या होगी, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, अब जब पहले तो कॉइल इससे टच थी तो उस समय जो फ्लक्स φ1 होगा, है ना, और जब आपने यहाँ से इस कॉइल को यहाँ से 0.1 सेकेंड बाद हटा दिया तो उस समय जो फ्लक्स होगा इससे टच वो होगा φ2, है ना, मैग्नेटिक ये फ्लक्स ही तो है, एक मैग्नेटिक फील्ड ही तो है ये। ठीक है, तो जब ये इसमें यहाँ से क्या होगा, इस कॉइल को हटा दोगे तो उस समय फ्लक्स क्या होगा, उस समय φ2 होगा। तो जब ये कॉइल यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, तो उस समय उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले φ1 निकाल लेंगे, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है NBA cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो एंगल आपका 0 डिग्री होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, और ए की वैल्यू आपको दे रखी है, बी की वैल्यू भी दे रखी है ना, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और एन भी दे रखा है, सारी वैल्यू आपने रख देनी है यहाँ पे। और φ2 तो आपका 0 है, φ2 जब आपने फ्लक्स ही हटा मतलब कॉइल हटा दी तो फ्लक्स क्या होगा 0, ये हो गया φ1। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है E = -φ2 - φ1/dt। तो φ2 को यहाँ पे 0 रख देना, ठीक है, तो बचा φ1, तो यहाँ पे वैल्यू रखे, है ना, इसकी कॉस की, और टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आया इसका, 50 वोल्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इतनी वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, एक LCR सर्किट से है। तो LCR सर्किट में क्या है कि L की वैल्यू दे रखी है आपको, C की वैल्यू दे रखी है और R की वैल्यू दे रखी है और वोल्टेज दे रखा है आपको। ठीक है, ये सब दे रखा है। तो आपको क्या निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्ती निकालनी है। ठीक है, कब, जब उसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस मतलब अनुनाद हो रहा है। ठीक है, और दूसरा आपको इम्पीडेंस निकालना है, यानी जेड निकालना है, कब, रेजोनेंस की कंडीशन में। ठीक है, जब रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, हिंदी में भी है, एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, आपको कोणीय आवर्ती निकालनी है। ठीक है, जब सर्किट में क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, और परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, जेड निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
रेजोनेंस के कंडीशन, जब रेजोनेंस होता है ना तो यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, कोणीय आवृत्ति जो होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे अपने एल और जो सी की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देनी है ना। सी यहाँ पे माइक्रो फैराड में है तो उसको पहले फैराड में चेंज करोगे तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻⁻⁶ रख दिया। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 10⁻⁻⁶ बाहर आ गया 10⁻⁻3, ठीक है, और 80 और 7 की मल्टीप्लाई कर दी रूट के अंदर तो हो गया 560। तो 560 का रूट कितना होता है 23.66, है ना। और फिर 1/23.66 को डिवाइड करोगे तो 0.042 आएगा इंटू 10⁻। अब ये -3 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा 42 हर्ट्ज आ जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे प्रतिबाधा पूछी है, प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, R², है ना, जब तीनों होते हैं RLC सर्किट में तो XL - XC का स्क्वायर, है ना, पूरा रूट के अंदर होता है। अब जब रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस यानी अनुनाद, उस समय XL और XC बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट के जीरो नहीं हो जाएगा। अगर मान लो ये भी 1 ये भी 1 तो 1 - 1 क्या हो गया 0। तो यानी ये पूरा यहाँ से हट जाता है, केवल क्या बचेगा R²। तो Z की वैल्यू कितनी आएगी, और रूट के अंदर आपका R² है तो बाहर कितना आएगा R आएगा। यानी जो प्रतिबाधा होगी जब, यानी इम्पिडेंस होगा रेजोनेंस के कंडीशन में, यानी जब XL और XC बराबर होते हैं उस समय जो रजिस्टेंस होता है ना वही हमारा क्या होता है इम्पिडेंस होता है। तो जो R होगा वही हमारा Z हो जाएगा, यानी 40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मगर बहुत ज़्यादा आता ही है, आपका सैम्पल पेपर में भी दिया था शायद, ठीक है। तो इस तरीके से Z = R हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ये आपका ट्रांसफार्मर से, ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन मतलब क्या होता है, ठीक है, एक ऊंचाई होता है एक अपचाई होता है ना। अपचाई और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टेप डाउन को, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, जो वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो पहले ना मान लो जैसे आपका ट्रांसफार्मर होता है ऐसे, है ना, इधर एक कॉइल होती है इधर एक कॉइल होती है। तो स्टेप डाउन यानी इधर तो ज़्यादा वोल्टेज होगी, जैसे इधर 220 है और इधर कितनी है 44, तो इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन, यानी अपचाई बोले या उपचाई बोलते हैं, है ना, हिंदी में देख लेना। तो वोल्टेज जब कम होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पे वही दे रखा है, पहले जो वोल्टेज दे रखी है वो 220, फिर जो वोल्टेज हो जाती है वो 44 हो जाती है, 44 हो जाती है, और जो इम्पीडेंस दे रखा है यानी रेजिस्टेंस दे रखा है वो 200 ओम दे रखा है। आपको प्राइमरी कॉइल में जो करंट होती है, अब आपकी जैसे कॉइल बनाई मैंने यहाँ पे, है ना, ऐसा होता है ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो करंट होगी उसे I1 बोलेंगे, यहाँ जो करंट होती है उसको I2 बोलेंगे। तो आपको I1 वाली करंट निकालनी है, ठीक है, I1 वाली करंट निकालनी है। I2 नहीं दे रही तो पहले आपको I2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब I1 निकलेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको देखते हैं। तो V1 आपको 220 दे रखा था और V2 आपको क्या दे रखा है 40, ठीक है, सॉरी 44 लिखा था ना वहाँ पे, चलो कोई नहीं, इसको मैंने 40 लिख दिया यहाँ पे। तो देख 40 से ही कर लो इसे, ठीक है। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है, ये वाली वाइंडिंग ज़्यादा होती है, ये वाली वाइंडिंग कम होती है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 220 है, यहाँ पे जो है वो 40 है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन में 44 था ऊपर मगर यहाँ पे मैंने 40 ले लिया, कोई नहीं, ठीक है। तो ये 40 हो गया और यहाँ पे जो ये इसका इम्पिडेंस है वो 200 है। I1 आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, और I2 आपको, I2 पहले I2 निकाल ले। तो I2 का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो I2 = E2/R। अब E2 तो हमें पता है ना, सेकेंडरी उसमें वोल्टेज V2 लिखो या E2 लिखो, तो कितनी है 40 और R कितना हमारा 200, R कितना है 200। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा I2 करंट आएगा। I2 करंट कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1/5, कितना आ गया I2 आ गया हमारा 1/5, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे एम्पियर। अब आपको I1 निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, I1/I2 = होता है E2/E1, यानी रिवर्स होते हैं। ये I1 अगर इधर होगा तो E1 इधर होगा, I2 इधर होगा तो E2 ऊपर होगा, ठीक है। I2 अगर नीचे है तो E2 ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, I1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो I2 आपको पता चल गया, E1 आपको पता है कितना 220 है,
E2 आपको पता है 40 है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके, है ना, I1 आप निकाल लोगे। तो ये दोनों रख दिया आपने, E2 E1 और I2 की वैल्यू रख दी 1/5। तो जब आप सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.036 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब है आपका 9th और 10th क्वेश्चन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, खासकर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, किरचॉफ वाला। और एक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले को क्वेश्चन को ना, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। देखो, पहले इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने इनको पॉइंट का नाम दे दिया, A B C और D, जहाँ जहाँ पे ये टच हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि A और B के बीच में कौन सा वाला कनेक्ट है, 2 ओम। तो A और B के बीच में हमने 2 ओम कनेक्ट कर दिया। फिर देखा हमने A और C के बीच में कौन सा कनेक्ट है, 4 ओम। तो A और C के बीच में कनेक्ट कर दिया हमने 4 ओम, ठीक है। फिर हमने देखा B और D के बीच में कौन सा कनेक्ट है, ये B हो गया और ये D, तो उसके बीच में भी 4 ओम कनेक्ट है। तो B और D के बीच में 4 ओम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा बच गया था कौन सा, C और D। तो C और D के बीच में कौन सा कनेक्ट है, 8 ओम। तो यहाँ पे C और D के बीच में 8 ओम कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में बचा हमारा B और C। तो B और C के बीच में 10 ओम है, तो ये B और C के बीच में 10 ओम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये बन गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज एक। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इसका रेशियो निकालेंगे, और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इसका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। यार हम इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी ये बैलेंस है, संतुलित है। तो जब संतुलित होता है तो बीच वाले को हटा देते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि इस पर कोई भी करंट नहीं जाएगी आपकी। तो करंट नहीं जाएगी तो इसका कुछ काम ही नहीं है, तो इसको बी से हटा देंगे हम, यहाँ से हटा दिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये और ये दोनों सीरीज में, ठीक है, और ये दोनों सीरीज में है। तो 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12, और 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। उसके बाद ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, है ना, ऐसे। यानी ये बन जाएगा आपका 12 और ये बन जाएगा आपका 6। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारे टोटल रेजिस्टेंस निकालना था। तो पैरेलल में जोड़ देंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इन दोनों को वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे उसको कन्वर्ट करना है सर्किट में, व्हीटस्टोन ब्रिज में। फिर आपको चेक करना है बैलेंस है अनबैलेंस। अगर बैलेंस हो गया तो बीच वाले को हटा देना है, ठीक है, बीच वाले को हटा देना है। उसके बाद इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। पहले रेशियो निकालना है, पहले रेशियो निकाल लोगे तो चेक पता चल जाएगा ये बैलेंस है, और बैलेंस हो गया यानी संतुलित है, तब आप बीच वाले को हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद उनको सीरीज पैरेलल में जोड़ दोगे। तो ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये जो किरचॉफ वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, ये वाला, ये देख लो, अच्छे से समझ लेना इसको। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, देखो एक बैटरी यहाँ पे लगाई है, एक बैटरी यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो पहले आप करंट की डायरेक्शन बना लेते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बैटरी का, आपको पता है बैटरी होती है ऐसे, तो ये बैटरी का प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है ना। ये बैटरी बोलो या सेल बोलो इसे, ठीक है। तो जो बड़ा वाला होता है उसे प्लस, छोटा वाले को माइनस। तो प्लस वाले से करंट निकाली हमने, ये I1, है ना, ये I1 ऐसे जाएगी ऐसे, और इधर से निकाली हमने I2 करंट, है ना, इस वाले बैटरी से I2 करंट निकाली है ऐसे, I2 को बना लिया। और जब ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी तो यहाँ जाएंगी इस वाले में I1 प्लस I2, दोनों करंट मिल जाएंगी, ये वाली, और मिलके क्या बन जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले आपको ये 4 चीज़ समझ लो, ये है क्या, ठीक है। अगर एक सेल है ऐसा, और आपका लूप चल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका लूप जब इधर की साइड चल रहा
हमें यहाँ पे लूप लेना होता है, ठीक है। जो आपके किरचॉफ का सेकंड लॉ है ना, वोल्टेज लॉ, उसमें हम लूप लेते हैं। तो अगर हम जब लूप ले रहे हैं और बैटरी का ये प्लस वाला पहले पड़ रहा है, माइनस वाले बाद में पड़ रहा है, अगर मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो बैटरी का पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस, तो उस केस में ना ये जो ई की वैल्यू होगी ना उसको माइनस में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे? माइनस में, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या में लेंगे? माइनस में। और अगर आप चल रहे हो और बैटरी का नेगेटिव पहले आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो उस केस में ई की वैल्यू प्लस में लिखेंगे, ठीक है। ये अभी सब यूज़ होगा यहाँ पे। और अगर आपका ये रजिस्टेंस है ना, और मान लो ये आपका रजिस्टेंस है, ठीक है, और इस रजिस्टेंस में करंट चला रही है इधर की तरफ, ठीक। और जो आपने लूप लिया है वो भी इसी डायरेक्शन में ले लिया, ठीक। तो दोनों करंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, लूप की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो उस केस में हम ये लेंगे माइनस में। तो ये माइनस आई आर होगा, यानी ये आई और आर जो मल्टीप्लाई करोगे ना, वोल्टेज जो यहाँ पे मिलेगा मैं, वो माइनस में मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका लूप चल रहा है इधर की तरफ और करंट है इसमें इधर की तरफ, तो उस केस में प्लस का आई आर लेंगे। क्या में लेंगे? प्लस का आई आर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखो, उसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे 2 लूप लिए, एक तो मैंने ऐसे लिया लूप फर्स्ट, और दूसरा वाला भी लिया मैंने ऐसे सेकेंड, ठीक है। अब देखो लूप कैसे लगाते हैं। लूप, पहला लूप लिया मैंने, ए से चलना है पहले एफ में, एफ से जाना है सी में, सी से जाना है बी में, बी से जाना है ए में फिर से। तो ये हमारा लूप बन गया। लूप हमेशा क्लोज वाले पथ में बनता है। तो यहाँ पे हमारे 2 ही थे क्लोज, एक ही है और एक है, ठीक है। तो इन दोनों में हमने ले लिया, ठीक। अब हम जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से एफ तक जाएंगे, है ना। ए से एफ का देखते हैं पहले। तो ए से जब एफ में जाएंगे तो यहाँ पे पहले पड़ रहा है आपका एक रजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टेंस में जो करंट है वो इधर की तरफ है, और हम जा रहे हैं कहाँ से? इधर से इधर की तरफ, हम जा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है। तो लूप हमारा इधर की तरफ हो रहा है, करंट हमारी इधर की तरफ हो रही है। तो जब भी अपोजिट होता है, मैंने बताया था जब अपोजिट होगा तो वो माइनस प्लस में लेंगे। क्या में लेंगे? प्लस का आई आर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम, अब यहाँ पे करंट तो हमारी कौन सी है? I1 है, और R की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसलिए हमने 2I1, है ना। मैंने क्या बताया था? प्लस का आई आर लोगे ना, तो I तो आपका कौन सी है? I1 है, और R की वैल्यू कितनी है वहाँ पे? 2। तो ये कितना हो गया? 2I1 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये सेल पड़ेगा। सेल जब आप जाओगे इधर से ए से एफ की तरफ, ए से एफ की तरफ जब जाओगे तो सेल का कौन सा पहले पड़ रहा है? प्लस वाला। तो जब ये प्लस वाला पहले पड़ता है तो उसको माइनस में लिखते हैं, मैंने बताया था। तो माइनस का 6 लिख दिया हमने। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे E1 की इस सेल की वैल्यू कितनी है? 6 है। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, कितनी है? 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए माइनस का 6 लिख दिया। उसके बाद एफ से जाएंगे हम सी की तरफ, एफ से सी की तरफ जाएंगे, है ना। जाना मतलब लूप है, मैं लूप की डायरेक्शन देखो ऐसे बनाई है ना मैंने, तो ऐसे मतलब ऐसे जाओगे, पहले ए से एफ, फिर एफ से सी, फिर सी से बी, बी से फिर ए, इस तरीके से। तो जब यहाँ से देखो एफ से सी की तरफ ऐसे जाओगे, है ना, और करंट तो आपकी ऊपर से नीचे जा रही है, I1 प्लस I2। तो यहाँ पे जो जब भी अपोजिट होता है ना, दोनों अपोजिट होते हैं तो प्लस में लिखते हैं। तो प्लस का आई आर लिखोगे, तो आई कितना, आई क्या कितना है यहाँ पे? I1 प्लस I2, और आर कितना है वहाँ पे? 5। तो इसलिए 5I1 प्लस I2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और जब हमारा ये हो गया, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं पड़ेगा, बी से सी के बीच में कुछ नहीं है, और बी से ए के बीच में भी कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं आपका, है ना, ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है। तो इसलिए टोटल इक्वल टू 0 ले लेंगे। कितना? इक्वल टू 0 ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेना है इसे। 2I1 यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 5I1, 5I2, और ये माइनस का 6 उधर लोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये I1 वालों को जोड़ दिया, 7I1 हो गया, 5I2 हो गया, इक्वल टू 6, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये मल्टीप्लाई 5 क्यों करी हमने, वो हमने बैलेंस करने के लिए करा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड लूप है, एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड लूप हमारा ये है, सेम टू सेम इसमें भी लेंगे अब, ठीक है। इसमें जो हम जाएंगे सबसे पहले कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इसमें जाएंगे एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से एफ। ये हमारा क्लोज लूप होगा, ठीक है। सेकेंड लूप इस तरह के जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे
जब हम एफ से ई जा रहे हैं, एफ से ई की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है, एफ से ई की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय बैटरी का नेगेटिव और प्लस, है ना, बैटरी का नेगेटिव और फिर प्लस। तो पहले नेगेटिव पढ़ रहा है, तो जब भी नेगेटिव, अगर लूप हमारा इधर की तरफ है और बैटरी का नेगेटिव पहले पढ़ रहा है तो प्लस में लिखते हैं हम, क्या में लिखते हैं, प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो प्लस का 10 लिख देंगे, तो हमने यहाँ पे प्लस का 10 लिया है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो हमारा फिर रजिस्टेंस आएगा यहाँ पे। अब देखो हमारा लूप है इधर की तरफ और करंट भी है इसमें इधर ही की तरफ I2, है ना, इधर ही की तरफ तो है हमारी I2 करंट। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है हमारी I2 करंट, ये पूरी I2 करंट है। यहाँ से F से E, E से D, D से C, हमारी I2 करंट है यहाँ पे, ठीक है, पूरी। तो जब हमारी यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारी करंट भी इधर है और लूप भी हमारा इधर से इधर जा रहा है F से E। तो जब हमारा सेम डायरेक्शन में होता है दोनों, है ना, तो हम माइनस में लिखते हैं। तो माइनस का IR लेंगे, तो माइनस I की वैल्यू कितनी है हमारी I2 और R की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 3। तो माइनस का 3I2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 3I2 लिया है, ठीक है। उसके बाद C से F की तरफ जाएंगे, है ना, इधर तो हमारा कुछ है नहीं, देखो इस वाले में भी कुछ नहीं है, E से D में और D से C में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे नहीं। अब हम लास्ट में जाएंगे यहाँ से, यहाँ C से F की तरफ, ठीक है। और लूप भी हमारा ऐसे ही जा रहा है ना, पहले यहाँ से हम आए, यहाँ यहाँ यहाँ, लूप भी इधर की तरफ है। जब हमारा लूप यहाँ की तरफ है C से F और करंट भी क्या है हमारी इधर ही की तरफ जा रही है I1 प्लस I2, तो क्या लिखेंगे हम, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या में होता है माइनस का, तो माइनस का IR लिखेंगे। अब माइनस I कितनी है हमारे वहाँ पे I1 प्लस I2 और R कितना हमारे वहाँ पे 5, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया -5I1I2, वैसे इसके बाद इक्वल टू 0 लिख देंगे। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से। तो यहाँ पे 7I1 है और ये 5I1 है ना, इसको सेम कर लेंगे। तो इसमें हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और इस वाले में 7 की मल्टीप्लाई कर दे, 7 5 जा 35 हो जाएगा, यानी ये भी 35 ये भी 35 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व किया हमने, तो इसमें जब हम पूरी इक्वेशन में कितने की, इस तीनों में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा। फिर इन तीनों में भी 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इन दोनों को काटोगे, बाकी ये तो आता ही होगा आपको, यहाँ से I2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जब I2 की वैल्यू निकल जाएगी तो I2 की वैल्यू को रख देना इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे, है ना। अब वहाँ से I1 निकाल लेना, एक मिनट। तो यहाँ पे हमने देखो 35 यहाँ पे I2 की वैल्यू रख दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, पहले इनकी मल्टीप्लाई करी, पूरा ये बना, ठीक है 30, और फिर ये इधर जाएगा 30 माइनस ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेना, I1 की वैल्यू इतनी आएगी। अब आपको देखो निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, मेन आपको निकालना था हर रेजिस्टेंस में करंट, ये वाले रेजिस्टेंस, ये वाले रेजिस्टेंस, ये वाले 3 रेजिस्टेंस थे, तीनों में करंट निकालनी थी। तो ये वाले रेजिस्टेंस में कौन सी करंट जा रही है आपकी I1, तो I1 तो हमने निकाल ली। इस वाले में कौन सी करंट जा रही थी आपके I2, ये हमने निकाल ली। इस वाली में कौन सी जा रही है I1 प्लस I2, तो ये कैसे निकालेंगे, जो हमारी दोनों करंट आई ना उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो I1 प्लस I2 निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट में हमने I1 प्लस I2 निकाल लिया, ठीक। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे इतना आएगा, ये वाली करंट माइनस में है तो इसलिए माइनस आएगा, लास्ट में माइनस होके इतना बच जाएगा। तो ये टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, फर्स्ट बुक के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो यही क्वेश्चन या इसी के जैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और यही क्वेश्चन मतलब इसी तरीके के करने हैं आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है, तो आज आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि कल तो आपका पेपर है, ठीक है। तो थैंक यू।